Good morning, students. Welcome to Learners Hub. Today, topic is subject verb agreement. इंग्लिश ग्रामर के इंडेक्स में पार्ट ऑफ स्पीच एक पार्ट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार में जो 8वां है उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको 8वां जो कहलाता है वो कहते हैं उसको इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन कई जगह बोला जाता है कि 8वां जो पार्ट है वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन नहीं होता है, वो 8वां जो पार्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब जो भी एरर होगी, किसी भी क्वेश्चन में जो एरर होगी या तो वो सब्जेक्ट की होगी, उसमें या तो एरर जो आएगी वो या तो सब्जेक्ट की आएगी या फिर सिर्फ वर्ब की आएगी। दोनों दोनों की एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब सब्जेक्ट 7 होते हैं, प्लस जो पहले आ जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, दोनों की एरर हो सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी एरर होगी दोनों के बीच में होगी। अब इसका फर्स्ट जो नियम है वो क्या है? सिंगुलर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल। एक सिंगल है तो वो सिंगुलर कहलाता है। लेकिन यदि जैसे एक से ऊपर जाता है, 1 प्लस एक से ऊपर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लुरल में, काय में कन्वर्ट हो जाता है प्लुरल में, एक से ज्यादा। अब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगी। जैसे लिखा है राम, तो राम इज अ सिंगुलर, तो वर्ब कौन सी आएगी? इज। सिंगुलर हो सकती है। अब वर्ब कोई सी भी लगा सकते हैं आप, इज एम आर ले सकते हैं, वॉज वर ले सकते हैं, डू डज ले सकते हैं, कोई सी भी लें। यदि लिखा हो राम एंड श्याम, ये 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, तो फर्स्ट नियम कहता है कि यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, 2 सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हो तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लुरल। ये चूंकि नॉर्मली सबको पता होता है कि एक सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, 2 है तो वर्ब प्लुरल हो जाएगी। लेकिन मेन यदि एक आर्टिकल लगा हो, जैसे कि यहां पर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट, ये लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ये लिखा है। अब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट 2 सब्जेक्टों को एंड से जोड़ा गया है, तो और यदि यहाँ पर एक आर्टिकल लगा दी जाए आप ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो यहाँ पर यदि एक आर्टिकल लगा है तो वर्ब यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर। मतलब यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर ले लीजिए या वॉज वर्ब में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी यदि एक आर्टिकल लगा है तो। और यदि 2 आर्टिकल लगा दिए जाएं, यदि लिख दिया जाए अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, यदि 2 आर्टिकल लगा दिए जाएं तो 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और 2 आर्टिकल लगाए जाए तो वहां पर जो वर्ब वो प्लुरल हो जाएगी, वहां पर आ जाएगा आर। तो सिंपल है, यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लुरल आएगी। लेकिन यदि एक आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और दा भी हो सकता है। हो सकता है ए लिखा हो सकता है एन लिखा हो, या हो सकता है दा लिखा हो। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू वर्ड पे कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। इसी का तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड नियम ये है कि यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों का पर्पस एक हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जैसे यहां पर लिखा है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों का लेकिन पर्पस एक ही है। पर्पस एक है मतलब दोनों का यूज किस लिए किया जाता है? खाने के लिए। अब दोनों का पर्पस एक मतलब सिंपल सा वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो हो जाएगा इज। ब्रेड एंड बटर इज, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों का पर्पस एक हो तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। 3 नियम है, सेम मिलते जुलते नियम कहलाएंगे, सिमिलर है। पहला नियम कहता है कि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब कौन सी हो जाती है? प्लुरल हो जाती है। यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लुरल होती है। लेकिन यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और एक आर्टिकल लगा हो तो वर्ब सिंगुलर, और 2 आर्टिकल लगे हो तो वर्ब प्लुरल। आर्टिकल कोई भी हो सकते हैं, आइदर ए और एन और द। और यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों का पर्पस एक हो, पर्पस एक मतलब एक होता है सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4th नियम आता है। 4th क्या कहलाता है?
DPSC/TDA। ये जो लिखा हुआ है DPSC TDA, ये 7 नियम है, 7th रूल है, लेकिन सातों नियम को कंसाइज कर दिया गया और बोला कि DPSC TDA ये सबके सब सिंगुलर होते हैं। ये जब सब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? डी का मतलब होता है डिसीज, डी का मतलब डिसीज, पी का मतलब होता है प्ले, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से? पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जूलॉजी जियोलॉजी वाले। DPSC, सी का मतलब होता है कंट्री, और TDS में टी का मतलब होता है टाइम, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, और ए का मतलब होता है अमाउंट। ये कहलाता है DPSC TDA का फुल फॉर्म। ये सब सिंगुलर है। अब एग्जांपल के लिए देखा जाए कि डिसीज, डिसीज में यदि आप देखो कोई सी भी डिसीज ले लें आप, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, हैजा हो, कॉलरा इसको बोला जाता है, या मीजल्स हो, या फिर कोरोना हो, किसी भी प्रकार की डिसीज है वो सब सिंगुलर ही होगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। टाइफाइड इज, जॉन्डिस इज, कॉलरा इज, कोरोना इज, सारी भी जो डिसीज है सब सिंगुलर। प्ले, गेम्स, जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, सब में वर्ब सिंगुलर, क्योंकि सब ऑल आर सिंगुलर। सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब में वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। कंट्री, जितने भी देश हैं सबके साथ, इंडिया इज, पाकिस्तान इज, अमेरिका इज, कनाडा इज, सारी कंट्री के साथ वर्ब सिंगुलर ही होगी। टाइम, टाइम भी सिंगुलर होता है। जैसे अक्सर बोला जाता है कि यदि 8 बजा तो अक्सर व्यक्ति बोल देता है कि इट इज 8 ओ क्लॉक। इट इज 8 ओ क्लॉक में जो इट इज लिखा है वो समय को दर्शा रहा है, और समय हमेशा सिंगुलर में आता है, तो टाइम सिंगुलर होगा। अमाउंट यदि दिया जाए, उसके बाद कौन सा दिया है? डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस दी है, लिखा है, यदि इसमें लिखा है 4 किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, 4 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर 4 किलोमीटर किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस के कारण यहाँ पर आर ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा इज। तो जो डिस्टेंस है उसको भी काय में कन्वर्ट करते हैं? वर्ब सिंगुलर आनी, उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अमाउंट की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 10,000, 10,000 इज वेरी बिग अमाउंट। ये अमाउंट की बात है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज हो रही है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहलाएगा 10,000 इज वेरी बिग अमाउंट। तो ये जो वर्ड है DPSC TDA, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और वर्ब भी इनके बाद कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें 5वां नियम जो आता है, फिफ्थ नियम, फिफ्थ इसका रूल कौन सा है? 5वां। कुछ वर्ड है, कौन कौन से वर्ड कहलाए? विथ, इसके बाद आता है along with, along with, as well as, besides। एक होता है beside, एक होता है besides। besides का मतलब के अलावा, ऐसा उसमें से एस हटा दिया जाए तो हो जाता है beside, मतलब होता है बाजू। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्ट है। इसका मतलब भी होता है के अलावा। नथिंग बट, नथिंग बट, और एंड नॉट, ये जो वर्ड है। फर्स्ट जो नियम था वो क्या था कि दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े थे तो वर्ब प्लुरल आ रही थी, एक आर्टिकल है तो वर्ब सिंगुलर, दो आर्टिकल तो वर्ब प्लुरल। अब यदि नियम कहता है, फिफ्थ रूल क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्टों को यदि इन वर्डों से जोड़ा जाए, कौन कौन से वर्ड? विथ, along with, as well as, besides, except, nothing but, and not, और together। एक वर्ड और आता है टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठा। ये टुगेदर यदि इन वर्डों से जोड़ा जाएगा तो जो वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर्ब यूज होगी, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब फर्स्ट सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल ही होगी। जैसे राम एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज
फ्रेंड्स आर गोइंग टू पिकनिक, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर राम एज वेल एज फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, तो राम एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया है, एक तो राम को, दूसरा फ्रेंड्स को। तो जो वर्ब है वो आर है, तो यहां पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के, मतलब राम के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा कहलाया? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो आर ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पिकनिक, ये कहलाएगा। जो वर्ड बताए हैं विथ, अलोंग विथ, टुगेदर, एज वेल एज, इन किसी वर्ड को आप दो सब्जेक्टों से जोड़ते हैं, इन सब वर्डों से, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। सेवंथ रूल क्या कहलाएगा इसमें कि आइदर और, आइदर के साथ क्या लगता है? और नाइदर होता है, नाइदर के साथ क्या यूज होता है? नॉर। नॉट ओनली के साथ क्या यूज होगा? नॉट ओनली के साथ यूज होता है बट ऑल्सो। और डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से कहलाते हैं जिसमें डब्ल्यू और एच आता है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच लॉन्गर, हाउ लॉन्ग, ये सारे जो वर्ड कहलाते हैं इसमें डब्ल्यू और एच आता है, वो सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं। यदि दो सब्जेक्टों को, चूंकि ये चैप्टर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो यदि दो सब्जेक्टों को यदि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या डब्ल्यू एस से जोड़ा जाए, तो जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू, जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, मतलब वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा है सोहन आइदर, सोहन और राम, या तो सोहन या राम। तो यहां पर जो वर्ब आएगी, यहां पर जैसे मैंने लिखा, यहां पर आर लिख दिया। अब वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा कहलाया? राम कहलाया। क्यों? क्योंकि आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, सोहन और राम को। तो जो प्रथम सब्जेक्ट होगा वो कहलाया सोहन, और नियर सब्जेक्ट होगा वो कहलाया राम। तो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट वो कहलाया राम, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर होगा आइदर सोहन और राम, आर यहां से हटके क्या आ जाएगा? इज। क्यों? क्योंकि राम इज अ सिंगुलर, तो वर्ब यहां पर सिंगुलर हो जाएगी। इट, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं कि इज, इट इज, आई इज, या इट इज आई, इसका लिखा जाए इट इज आई हु इज हेल्पिंग देम, ये लिखा। इट इज आई हु इज हेल्पिंग देम, यहां पर डब्ल्यू कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच वर्ड में कौन से सब्जेक्ट है? एक आई है और एक इट है। अब इन दो सब्जेक्टों में डब्ल्यू एच कनेक्ट कर रहा है, तो वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट आएगी। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? इज। इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? आई। तो आई के साथ कौन सी वर्ब यूज हो जाती है? आई के साथ होती है एम। तो यहाँ पर जो इज है वो ना होके यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो ये होगा इट इज आई हु एम हेल्पिंग देम। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट। रूल कहता है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, डब्ल्यू एच जहां पर होगा उसमें वर्ब अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट आएगी, और नियर सब्जेक्ट मतलब वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट। ये नेक्स्ट, यदि इसमें देखें एट्थ रूल्स क्या कहता है कि यदि किसी क्वेश्चन में आई विश लिखा हो, आई विश, या एज इफ लिखा हो, एज इफ, ये इसकी आइडेंटिटी है। एज इफ लिखा हो तो जो वर्ब आती है वो, जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी वर्ब यूज होगी? वो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ, साथ जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ, सब्जेक्ट सात होते हैं, सातों सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। चाहे आई हो, आई के साथ है तो भी वर्ब, यू है तो वर्ब, दे है तो भी वर्ब, वी के साथ भी वर्ब, ही के साथ वर्ब, शी के साथ वर्ब और इट के साथ वर्ब। सातों सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है यदि किसी क्वेश्चन की शुरुआत आई विश या एज इफ से हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई विश और एज इफ का मतलब ही होता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। मतलब
यदि जो व्यक्ति सजीव को सजीव से रिप्लेस कर दिया जाए, सजीव को सजीव से ही रिप्लेस होता है, मतलब लिविंग रिप्लेस बाय लिविंग, नॉट लिविंग से कुछ भी नहीं है, कि जो नॉन लिविंग वाले हैं उनसे कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निर्जीव से किसी को रिप्लेस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बोलते हैं कि काश में सलमान खान होता, काश में सलमान खान होता मतलब एक लिविंग पर्सन ऑलरेडी है सलमान खान, उसकी जगह आप अपने आप को रख रहे हो, मतलब एक सजीव से अपने आप को रिप्लेस किया जा रहा है। तो आई विश का मतलब ही होता है कि काश ऐसा होता। तो यदि इसमें क्वेश्चन आया कि आई विश, तो ये होगा आई विश आई वॉज अ सलमान खान। अब चूंकि आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, अब आई के साथ वॉज लगता है तो हमने लगा दिया आई के साथ वॉज, लेकिन आगे लिखा क्या है, आई विश लिखा। आई विश का मतलब होता है कि काश ऐसा होता। जब आई विश आता है तो वहां पर आप वॉज की जगह क्या लगाओगे, वर लगाओगे। आई है तो भी वर। सेकेंड एग्जाम्पल और देखें, यदि लिखा है कि सी विशेज सी वॉज अ बर्ड, उसकी इच्छा है कि काश वो एक पक्षी होती। अब सी विशेज, उसकी इच्छा काश वो एक पक्षी होती। अब यहाँ पर बर्ड मतलब पक्षी, पक्षी सजीव है, उस सजीव से अपने आप को रिप्लेस करना है, तो वहां पर वॉज जो लिखा हुआ है उस वॉज को हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वर। ये हो जाएगा सी विशेज सी वर अ बर्ड। तो जब किसी सजीव को सजीव से रिप्लेस किया जाता है तो हम वर का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में उसकी आइडेंटिटी है सिंपल। यदि क्वेश्चन की शुरुआत आई विश या एज इफ से होगी तो उसमें वर का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सातों सब्जेक्ट के साथ। तो ये 8 नियम कहलाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां प्रकार कहलाता, 8वां टाइप कहलाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की ये जो 8 नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां एक नियम जो नाउन के अंतर्गत भी आता है, नाउन में भी आता है, ये 9वां नियम कहता है कि यदि किसी क्वेश्चन में लिखा हो ईच एवरी, यदि क्वेश्चन में लिखा है ईच एवरी आइदर नाइदर, और 6 वर्ड जो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी और नथिंग बट, ये वर्ड नथिंग बट, यदि किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में शुरुआत ईच एवरी आइदर नाइदर, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो 6 होते हैं, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, नथिंग बट, यदि इनसे किसी क्वेश्चन की शुरुआत है तो ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। जब ये सारे सिंगुलर हैं तो जो वर्ब होगी, जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर ही होगी, और जो नाउन होगा, नाउन मतलब सब्जेक्ट को ही कहेंगे, वो भी सिंगुलर ही होगा। वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर हो जाएंगे, सिंपल। जैसे कि यहां पर लिखा कि ईच मेंबर इज, ईच मेंबर इज पार्टिसिपेटिंग, ईच मेंबर इज पार्टिसिपेटिंग। क्वेश्चन की शुरुआत किससे, ईच से, तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर। वर्ब यहां पर सिंगुलर कौन सी है, इस वर्ब जो है वो सिंगुलर कहलाई, और नाउन मेंबर इज अ सिंगुलर, क्योंकि मेंबर का प्लुरल क्या बनेगा, मेंबर्स, और वर्ब बनेगी प्लुरल आर। तो चूंकि ईच से स्टार्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड आपने लिखे हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, नथिंग बट, इन सब के साथ यदि इन सारे वर्ड जो ऑल वर्ड्स मैंने लिखाए हैं वो वाले ऑल वर्ड्स के साथ यदि ऑफ लग जाए, ऑफ, इसको ऑफ का नियम भी कहा जाता है, ऑफ लग जाए, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और एनीवन ऑफ, नो वन ऑफ, जैसे इसमें लिखा हो एनीवन ऑफ, लिखा हो नो वन ऑफ, एनीबॉडी ऑफ, एनीबॉडी ऑफ, ये एनीबॉडी ऑफ, नोबॉडी ऑफ, समबॉडी ऑफ, ये लिखा हो, तो जो वर्ब होगी, जो वर्ब होगी वो तो सिंगुलर रहेगी, लेकिन जो नाउन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लुरल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी लेकिन नाउन प्लुरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने लिखा ईच मेंबर
इज पार्टिसिपेटिंग, ये वाला क्वेश्चन था। इसी में यदि हम लिख लें कि ईच, यदि इसमें लिखा जाए कि ईच ऑफ मेंबर इज पार्टिसिपेटिंग मतलब यहां पर ईच के साथ क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ लिखा है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन प्लुरल हो जाएगा, मतलब मेंबर की जगह क्या आ जाएगा, मेंबर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑफ का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको ऑफ का नियम बहुत आता है। तो ईच के साथ ऑफ लगा, आइदर के साथ ऑफ लगाओ, नाइदर के साथ ऑफ लगाओ, किसी के साथ जो वर्ड मैंने बताए उसके साथ यदि ऑफ लगा है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देखें कि आइदर एक एग्जाम्पल और अपन उसमें ले सकते हैं कि कौन सा, जैसे अपन ने इसमें लिखा आइदर ये लिखा आइदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड। अब आइदर मैंने वर्ड बताए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, नथिंग बट, इनके साथ ऑफ लगा। तो आइदर के साथ क्या लगा है, ऑफ। जब आइदर के साथ ऑफ लगा है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। मतलब ये जो आर लिखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा। और नाउन प्लुरल, मतलब यू इज अ प्लुरल होता है, तो ये होगा आइदर ऑफ यू इज टू बी रिवॉर्डेड। लेकिन अक्सर हमने सुना है कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। हमेशा यू के साथ काय का प्रयोग किया जाता है, आर का। लेकिन ऑफ का नियम ये कहता है कि जब आइदर के साथ ऑफ होगा या जो मैंने वर्ड बताया उनके साथ ऑफ होगा तो वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लुरल हो जाती है। इसे ऑफ का नियम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑफ का नियम। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो नियम मैंने बताए, 9 नियम इसमें दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से मगअप कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कीप वॉचिंग लर्नर्स हब फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।